धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बजट की चर्चा में भागने के लिए समय दिया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो सौगातें दी, साथ ही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से तो काफ़ी सौगातें दी हैं, लेकिन भरतपुर संभागीय मुख्यालय है और संभागीय मुख्यालय होने के नाते अभी भी भरतपुर विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है। उच्च शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान वहाँ होने चाहिए, और मैं बताना चाहूँगा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि एनसीआर के क्षेत्र में भरतपुर होने की वजह से, TTZ की वजह से होने की वजह से इंडस्ट्रीज वहाँ नहीं आ पाती। जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई। तो इसलिए भरतपुर संभाग को सबसे बड़ी आवश्यकता तकनीकी संस्थानों की है, IT हब की है, और स्पेशल ऐसे हब, इलेक्ट्रॉनिक्स के हब वहाँ घोषित किए जाएं, जिससे कि भरतपुर के युवा लोगों को रोजगार मिल सके। मैं इस मामले में एक बात और कहना चाहूँगा कि भरतपुर के संदर्भ में ही कि सबसे बड़ी पुरानी जो समस्या है भरतपुर की, यमुना जल समझौता है। 1994 में 5 राज्यों के बीच में मध्य में समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भरतपुर और डीग जिला, अब जो डीग हो गया है, इसको 1281 क्यूसेक पानी मिलना था, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है। 400 के करीब 400 साढ़े 400 क्यूसेक पानी मिलना अभी भी जो है बाकी है। यमुना जल समझौते के तहत ये तय हुआ था कि 5 राज्यों के बीच कि इसकी सहमति कोई हरियाणा से आनी थी, वो हरियाणा से अभी तक सहमति नहीं मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने झुंझुनू, चूरू और सीकर के लिए जो ताजेवाला हेड से पानी लाने की बात कही है, उसी तरह से ओखला हेड से भरतपुर और डीग को पानी मिले जो ड्यू है, तो मैं समझता हूँ भरतपुर जिला उनका बहुत बड़ा आभारी रहेगा। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल सेक्टर की। पूर्व की बजट घोषणाओं में लगातार 10 सुपर स्पेशलिटीज की घोषणाएं की गई थी, उनको शुरू करने की मांग कर रहा हूं। साथ ही ऊंद्रा, गामरी, बरसो और घुसियारी में प्राथमिक स्वास्थ्य के जो है केंद्र खोलने की मांग कर रहा हूं। साथ ही जाटौली, रतवान में 2 GSS दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। एक GSS की सख्त जरूरत है जाटौली, रतवान में, उसको भी घोषणा करें। और साथ ही CFCD कार्य में जो रुकावट आई है उसमें गति ला करके उसको काम को पूरा करें। इसी के साथ साथ मेरे गांव पीपला में अस्थायी पुलिस चौकी बनी हुई है, जिसकी पूर्व बजट घोषणा में उसको स्थायी चौकी में कन्वर्ट किया गया था, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसको स्थायी भवन के लिए भी बजट आवंटन करें। इसके साथ JJM के तहत मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय जल मंत्री जी यहां मौजूद हैं, कि JJM की स्कीम को PHED को देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत परेशान है, पंचायतें काम नहीं कर पाती हैं। माननीय जल मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस JJM मशीन को एक निर्णय लेकर के हाई लेवल पर डिसीजन करा करके पूरे JJM के संचालन का काम पंचायत को सौंपा जाए। साथ ही मैं थोड़ा सा राज्य के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा कि एक विश्वविद्यालयों की स्थिति आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। पेंशन की बड़ी समस्या है। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, वहां के विश्वविद्यालय शिक्षकों को, एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज हैं, MBM जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटीज है, आज भी लोग जो है धरना दे रहे हैं, उनकी मांग पर भी ध्यान रखा जाए। इसी के साथ साथ एक शब्द जो अभी बिल विचाराधीन है, कुलपति और कुलगुरु की व्याख्या की गई है और कुलपतियों का नाम बदल के कुलगुरु किया गया है। एक लेख अभी राष्ट्रदूत में छपा है, मैं उसका जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुलपति का मतलब क्या होता है, कुलगुरु का मतलब क्या होता है। कुलगुरु स्थायी होता है, कुलपति जो है अस्थायी होता है, उस पर भी ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मैं स्टेट की स्थिति को और कहना चाहूंगा कि राज्यों की जो स्थिति है, एक वैश्विक एजेंडा हुआ था 2030 में, जिसमें एक दिया गया था कि भाई कोई पीछे ना छोड़ना, अर्थात किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, विकास में सबको साथ लेना है। लेकिन प्रदेशों में स्थिति क्या हो रही है माननीय सभापति महोदय, स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खत्म होती चली जा रही है। और जब से GST लागू हुआ है, सबने लागू किया, उससे राज्यों का स्कोप कम होता चला जा रहा है। और जो 14 में वित्त कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की थी कि डिवोल्यूशन फंड में जो है 42% राज्यों को मिलना चाहिए, वो 41% मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा इस बात को वित्त मंत्री को उठाना चाहिए कि राज्यों को वो हिस्सा 41 की जगह 41 की जगह 42 मिले। इसके साथ साथ एक बात और करना चाहूंगा, 5 Ps की बात की गई है, उसमें चाहूंगा असमानता जो हो रही है,
रूरल इकोनॉमी पर कितना खर्च कर रहे हैं हम, इसका सर्वे करवाया जाना चाहिए। एक स्टडी होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां 75% पॉपुलेशन रहती है, वहां राजस्थान की सरकार का, प्रदेशों की सरकारों का बजट पर कितना खर्च ग्रामीण क्षेत्र को होता है, शहरी क्षेत्र में कितना होता है। तो मैं एक मॉडल कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 11,000 से अधिक कुछ पंचायत हैं माननीय सभापति महोदय। उन 11,000 पंचायतों में अगर 5 वर्षीय एजेंडा, सरकार का एजेंडा 2047 तक विकसित राजस्थान, जिससे भारत सरकार का एजेंडा विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आपके पास करीब करीब 25 वर्ष है, 22 वर्ष है। 22 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 500 पंचायतों के लिए 10-10 करोड़ रुपए लेकर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान लगाया जाए, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नालियां और जल की व्यवस्था कर दी जाए। तो प्रत्येक वर्ष केवल 5,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। और मैं समझता हूं 5,000 करोड़ खर्च करने के बाद 20 वर्षों में सारे गांव में मेडिकल की सुविधाएं, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जल की सुविधाएं, नालियों का निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था, स्वच्छता का अभियान और मेडिकल के केंद्र खुल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा इस संबंध में। समाप्त कीजिए। नगर निकायों की स्थिति पर चर्चा करना चाहूंगा। केवल ये प्रॉब्लम पूरे प्रदेश की भी है कि नगर निकायों को जो बजट मिल रहा है वो अब 20% कम मिल रहा है और सारा वो सरकार के ऊपर आ रहा है। जो अनुदान मिलना चाहिए था वो अनुदान केंद्र से 20% कम मिल रहा है, 80% मिला है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने, राजस्थान सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि निकायों की स्थिति को सुधारा जाए, ग्रांट्स की जो स्थिति है 20% उसको लिया जाए और निकायों को मजबूत किया जाए। अन्यथा ये नगरपालिका, नगर निगम, बीडीए हम बनाते चले जा रहे हैं लेकिन बजट नहीं दे पा रहे हैं। और एक लास्ट स्थिति सभापति महोदय कि जो हमारे ऊपर ऋण का भार है, अभी 5 लाख अब 7 लाख हो जाएगा और मैं बता रहा हूं अगले साल 2-3 सालों में 10 लाख हो जाएगा। और इसमें 6 लाख करोड़ तो डिस्कॉम का अलग है। जो डिस्कॉम कॉर्पोरेशन सुधार लेते हैं उसको तो हम इसमें बजट का हिस्सा ही नहीं मानते, उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इन जो मेजर इश्यूज हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स है स्टेट के संबंध में, उनका अध्ययन करेगी और प्रदेश में जो असमानता की स्थिति, जो गैप बढ़ रहे हैं रूरल और अर्बन इकोनॉमी में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल और अर्बन इकोनॉमी में